और रामपुर से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आजम खान के घर पर आईटी की रेड लगातार जारी है। तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। आजम के करीबियों के घर पर रेड हो रही है। कल अधिकारियों ने मंगवाया था प्रिंटर। गोल्ड वैल्यूएशन की टीम भी वहां पर पहुंची थी। तो क्या कुछ मिला है, इसी को देखते हुए, हालांकि अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है जो 3 दिन की छापेमारी है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आजम के करीबियों के घर पर आईटी की रेड लगातार चल रही है। आईटी की रेड में बहुत कुछ निकला है, इसलिए बताया जा रहा है कि कल अधिकारियों ने प्रिंटर, गोल्ड वैल्यूएशन की टीम भी वहां पर पहुंची थी, जिसे मंगाया गया था, और प्रिंटर भी मंगाया गया था। अब देखना होगा कि क्या क्या चीज इसमें निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो या तमाम उनके ऊपर लगे एलिगेशन हो। उन सब के मामले को लेकर आईटी की रेड जारी है। आज तीसरा दिन है जब आईटी की रेड चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर जो भी इन्वॉल्व है इसमें, उस पर लगातार आईटी ने नजर रख रखा था। ये सभी आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं और तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। आजम के करीबियों के घर पर रेड चल रहा है। कल अधिकारियों ने मंगवाया था प्रिंटर, गोल्ड वैल्यूएशन की टीम वहां पर पहुंची थी। अब देखना होगा कि इन 3 दिनों में क्या कुछ, कहां से, किस तरह की चीजें आईटी को मिली है छापेमारी में। तो रेड लगातार जारी है, लेकिन आजम खान के खिलाफ इस बार इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। 3 दिनों से हो रही छापेमारी में कई ठिकानों को खंगाला गया है और इसी के साथ एक बार फिर आजम खान की मुश्किलें बढ़ने लगी है, जिस पर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो पलटवार में कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, यानी अब आईटी रेड पर भी संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 27 महीने जेल में रहे, अपने विवादित बयान से विधायक की कुर्सी गंवाई। उस आजम के खिलाफ आयकर विभाग लगातार एक्शन में है। 20 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। यूपी, मध्य प्रदेश तक आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। लेकिन इस एक्शन से विपक्ष में टेंशन है और इस कार्रवाई को सियासी रंग दिया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं ये कार्रवाई घोसी में हार का बदला है। घोसी चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब वो छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। दरअसल रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से जौहर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार और आजम खां पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कानूनी तौर पर घेराबंदी ऐसे की है जिसके चलते सपा नेता आजम खां की मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई है और इस बार इनकम टैक्स की रेड शहर शहर चल रही है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो वो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करते हैं? इस हिसाब से 560 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, उस हिसाब से इन्होंने जो उसकी वैल्यूएशन दिखाई है वो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि आजम ने खुद कई बार मंच पर ये कहा है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो खरबों की है। तो हम तो कहते हैं कि जो वो बात खुद नहीं बता पा रहे, वो कम से कम वैल्यूएशन होने के बाद वो जनता के सामने आनी चाहिए। आजम खान ईडी और एसआईटी के निशाने पर भी आ चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी सपा नेता से पूछताछ भी कर चुकी है। साथ ही रामपुर पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाला गया था। लेकिन इस बार बेनामी संपत्ति को लेकर एक्शन हो रहा है। 2 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 21 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। जौहर ट्रस्ट से सभी 11 ट्रस्टी के घर छापा मारा गया है। यूपी से मध्य प्रदेश तक इनकम टैक्स की रेड चल रही है। यानी इस बार आजम खां की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इनकम टैक्स की छापेमारी में आजम खां के काले चिट्ठे खुल रहे हैं। आजम खान के खिलाफ बहुत से मामले दर्ज हैं और अलग अलग एजेंसियां उन मामलों की जांच कर रही हैं। आजम खान ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह के संगीन आरोप उन पर है,
उनकी जांच की परतें लगातार खुल रही हैं और हर खुलती कड़ी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। एजेंसियां निष्पक्ष रूप से इसका जांच कर रही हैं। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आजम के खिलाफ बेनामी संपत्ति का पता लगा रही हैं। लेकिन इस बार कार्रवाई से विपक्ष में खलबली मच गई है। कोई इसे घोसी की हार का बदला बता रहा है, तो कोई आजम खां पर जुल्म की दास्तां सुना रहा है। लेकिन इन सब के इतर सच्चाई ये है कि आजम एक बार फिर मुसीबतों में घिर चुके हैं और डर जेल जाने का सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 24 की लड़ाई अब सच्चे सनातनी बनाम नकली हिंदुत्व पर आ गई है। विपक्ष बार बार सनातन पर चोट कर रहा है और बीजेपी विपक्ष के मन में खोट को देश के सामने ला रही है। इन सबके इतर सीएम योगी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सनातन विरोधियों से जनता को सतर्क रहने की नसीहत दे दी है और इंडिया गठबंधन को इंडी और घमंडिया गठबंधन कहा है। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान में? राम एक वास्तविकता है। राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। कोई सनातन को मिटाने का संकल्प ले रहा है, सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा बता रहा है, तो कोई कह रहा है सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है। ये बीमार मानसिकता के लोग बार बार लगातार सनातन धर्म पर हमला बोल रहे हैं और खास एजेंडे के तहत सनातन धर्म पर निशाना साध रहे हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். பெண்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக अवलम நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம்। लेकिन वक्त उन विरोधियों को जवाब देने का है जिनकी मानसिकता बीमार हो चुकी है, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे हैं। और इसी पर पहले सीएम योगी ने हमला बोला तो अब पीएम मोदी ने भी करारा वार किया। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, भारत का राष्ट्रीय धर्म यही है। आज करने के लिए जा रहे हैं संबोधन हिंदू का है, क्योंकि यह जाति सूचक शब्द नहीं है, भारत का एक सांस्कृतिक संबोधन है, भारत के सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है उसको भी आज लोगों ने किस संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है। मुद्दा सनातन के अपमान का है, मुद्दा इंडिया गठबंधन की चुप्पी का है। और सवाल है, आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली बैठक के बाद सनातन पर सीरियल अटैक कैसे होने लगे? आखिर क्यों एक के बाद एक गठबंधन साथी हिंदुओं के विरोध में आवाज उठाने लगे? क्या ये सुनियोजित तो नहीं? सनातन भारत भारतीयता, इसको बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यूपीए के नए नाम से रचे गए गठबंधन, घमंडिया गठबंधन ने मुंबई मीटिंग में एक टूल किट के माध्यम से शुरू किया है। ये मुंबईया डिक्लेरेशन का एक गोपनीय हिस्सा है, जिसके तहत भारत, भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन, इनको अपमानित किया जा रहा है।
क्या ये सुनियोजित तो नहीं, जिसका आदि है न अंत, जो शाश्वत है, जो समय से परे है? उस सनातन के खिलाफ जहर उगलना कहाँ तक जायज है? उस धर्म के खिलाफ सियासत कहाँ तक ठीक है? उसे खत्म करने की साजिश आखिर क्यों हो रही है? जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, उस सोच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या 26 दलों की ये सोची समझी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? राम एक वास्तविकता है। राम भारत के सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। तो इंडियन अलायंस ने अपना एजेंडा सनातन को लेकर शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा रही है और 2024 के लिए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।